फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 24 अदर नंबर फाइंड करना है। जो LCM होता है हमारा वो A इंटू बी इंटू एच होता है, जहाँ पे A और B को प्राइम होते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 48 इक्वल टू AB, ये जो H है LCM के नीचे आके 8, AB हो गया हमारा 6। तो AB अगर को प्राइम होने चाहिए, A और B का मल्टीपल अगर 6 आ रहा है तो ये क्या हो सकता है 3 इंटू 2 हो सकता है या 6 इंटू 1 हो सकता है, और दोनों ही केस में ये को प्राइम है। तो अब हम यहाँ से, अब क्योंकि A और B है ये रेशोज होते हैं, ये नंबर नहीं होते। नंबर होता है हमारा A इंटू HCF और दूसरा नंबर होगा हमारा B इंटू HCF। अब मुझे एक नंबर दिया हुआ है 24, तो 24 A या B इंटू HCF है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। और उसका अगर A इंटू एच है तो हमें B इंटू एच निकालना है, और अगर B इंटू एच है तो हमें A इंटू एच निकालना। तो अब हमें यहाँ से पता कैसे लगेगा क्या है, सीधा देख लेंगे हम फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे HCF तो मुझे पता था 8 है, मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 6 आ जाएगा, अगर मैं 6 नहीं आएगा सॉरी 3 आ जाएगा, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँ तो मेरा एक वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब मेरा ये वाले फैक्टर से बना है मेरा नंबर, 6 इंटू 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 2 इंटू 8 16। सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड on a certain sum is 16 by 15 of principal sum if the numerical value of the rate or rate of annual interest and time are equal। मतलब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये x% है और x ईयर्स है वो सेम है, तो उन्होंने रेट पूछा, एनुअल रेट क्या होगा। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो 16 है, 16 इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल है 25, यहाँ से दिख रहा है हमें, इक्वल इंटू ये रेट इंटू ईयर अपॉन में 100 4, और ये 4 इधर जाके हो जाएगा 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो तो एक्स क्या आएगा 8, मतलब मेरा 8% रेट है और 8 ईयर्स में मेरा ये अचीव हो जाएगा। तो उसने मुझसे परसेंटेज पूछा 8%। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। तो फैक्टर्स ऑफ 60 निकालने के लिए हमें जैसे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ता है। 60 क्या होता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1, ये 60 का फैक्टराइजेशन। तो हमें एवरेज ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसी को ही तो बेस में रख के एवरेज क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी कह लो उसे। तो सबसे पहले मुझे एफ यही निकालना है। ये क्या होता है जो भी हमारे फैक्टराइजेशन में ए बी सी की पावर होती है एक्स वाई जेड, तो उसमें जैसे अगर एक्स प्लस वन उसमें सब में 1 1 ऐड करके वाई प्लस 1 और जेड प्लस 1, इससे मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 3 है और 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 12। तो मेरे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे 60 के, मतलब 60 को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 1, फिर होगा ये क्या कहते हैं 2 इंटू 30, ऐसे सो ऑन, ऐसे करके मेरे 12 फैक्टर्स बनेंगे। तो मेरा ये आ गया 12। अब मुझे निकालना है सम। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे यहाँ पे ये 2 रेज टू पावर 2 है, तो 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये पे 3 रेज टू पावर 1 है, तो जितना हमें दिया होता है वहाँ तक हमें लेके जाना है और 0 से स्टार्ट करना। 3 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 1, ऐसे 5 रेज टू पावर 0 प्लस 5 रेज टू पावर 1। अब ये क्या आएगा 1 2 3 और 4 7, और यहाँ से मुझे सीधा पहले दिख गया कि यहाँ पे मेरा मल्टीपल 7 का आएगा, तो ये आंसर होगा। तो मैं कर देता हूँ इसको कंप्लीट। 1 प्लस 3 4 इंटू 5 प्लस 1 6, तो ये मेरा सम आ गया मेरे उन सभी फैक्टर्स का जितने भी होंगे 12 फैक्टर्स, और मेरा एवरेज क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 214, जैसा मैंने कहा था, क्योंकि 7 को मैंने देख लिया था कि 7 आया और 7 का फैक्टर मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 मिनट्स, बी इन 5, सी 6, डी 10 एंड ई 12। इसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई तक दिया हुआ 4 5 6 10 12। तो मेरा यूनिट में कितना हो जाएगा 60 60 सब में जा रहा है, हाँ सब में 60 जा रहा है। तो मेरा नेटवर्क हो जाएगा और इनकी एफिशिएंसीज आ जाएगी 15, 5 इसकी आ जाएगी 12, इसकी आ जाएगी 10, इसकी आ जाएगी 6 और इसकी 5। ये मेरी एफिशिएंसीज आ गई है ABCD की। तो उसने मुझसे पूछा है द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय देम। हाँ, तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। ये हो जाएगा मेरा सबका मिला के वर्क, ये यूनिट पर मिनट है, हर एक यूनिट पर मिनट, मतलब सी इतना यूनिट करता है पर मिनट में, हर एक की एफिशिएंसी पर मिनट आ गई, तो ये मेरा यूनिट पर मिनट के हिसाब से आ गया, ठीक है। और इन सब का आ गया 48, इसको बाय में 60 इंटू 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ है, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 0.16 आंसर। इसको सोल्व करेंगे 4/25 को, तो ये हो जाएगा 1.6 आ गया, 0.16 मेरा आंसर होगा। Two vessels A and B contain a mixture of alcohol and water such that A contain 25% alcohol, B contain 15% alcohol. Some part of the mixture
in vessel A is replaced by equal quantity of mixture from vessel B, then how much quantity of the mixture would replace if the final mixture in the vessel is 18% alcohol? देखिए अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अगर से पढ़ें तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद डिफिकल्ट है, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक जो हम एलिगेशन करते हैं उससे हो जाता है। 25, 15 और 18, मतलब मेरा एक वैसल में मेरा अल्कोहल परसेंटेज 25 है, दूसरे वैसल में मेरा अल्कोहल परसेंटेज 15 है। इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल के इसमें डाली है, इसमें से कुछ क्वांटिटी डाल के इसमें डाली, तो मेरी दोनों में मेरा बचा बन कितना गया है, इसकी अल्कोहल कंसनट्रेशन लेस होगी या इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनको आपस में एक्सचेंज किया था। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 3 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप इसमें अलग होता है एलिगेशन से, मतलब यहाँ तक तो एलिगेशन क्या हो गया 3:7 इसका जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा होता है क्या कहते हैं, जितना मेरा उसमें रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग अल्कोहल, और ये मेरा होता है रिमेनिंग और जितना था जितना पहले था ये, तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा 7 बाय इन दोनों का ऐड करके 10। ये मेरा एक क्या कहते हैं जो मिक्सचर था जो मैंने निकाला था इससे इसमें डाला और इसमें से निकाला इसमें डाला, ये मेरी वो क्वांटिटी है 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू, ये 4⁻³ है, तो अगर बेस है वो तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं सीधा, तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं रेशियोज दिए हुए हैं और हमें ये निकालना है, इजी क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट लिखने की बजाय हम पेपर में क्या करते हैं, मतलब अगर आप क्वेश्चन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्टली आप करना सीख जाएंगे। ऐसे ये इंटू 5, ये इंटू ये, तो 5a माइनस 6a, ये हो जाएगा इधर a, और इक्वल टू 15b माइनस 12b, ये हो जाएगा 3b। तो मेरा a और b का रेशियो क्या हो गया 3:1। हमसे से पूछा गया a माइनस b, a माइनस b क्या हो जाएगा मेरा 2, और a प्लस b क्या हो जाएगा 4, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। In an examination, 52% candidate failed in English, 42% failed in mathematics, 70% failed in both English and mathematics। मतलब इसमें ये 17% और इसमें भी 17% ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। मतलब अगर मैं से वेन डायग्राम पे बताऊँ तो ये मेरा मैथ्स हो गया, ये मेरा इंग्लिश हो गया, और ये मेरा हो गया इंग्लिश और मैथ्स। तो मैथ्स के मेरे टोटल बच्चे 52 फेल हुए, इंग्लिश में मैथ में मेरे 42 फेल हुए, इंग्लिश में 52% फेल हुए, और मिला के मेरे कितना है 17%। तो यहाँ से मैं इसमें क्योंकि मेरा 17 दो बार ऐड हो रहा है, मैं इसमें से 42 प्लस 52 माइनस 17, ये मेरा ये कंप्लीट आ जाएगा टोटल बच्चे। 52 कहाँ से होता है, दोबारा लिख देता है सर। मेरा टोटल बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, मतलब या तो मैथ में फेल है या इंग्लिश में फेल है या दोनों में फेल है, टोटल बच्चे में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल है, ये हो जाएगा 94 माइनस 17, ये हो जाएगा मेरा 77, ये मेरा हो जाएगा 77। तो अब मेरे 77 100% में से आया वो है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो अब बच्चे कौन है जो ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि यही कैटेगरी होगी ना, ये तो एक में फेल, दो में फेल, ये तो मतलब किसी एक में फेल होगा बच्चा, किसी दो में फेल होगा, ये दोनों में फेल हो गया, दोनों में पास हो गई, 4 कैटेगरी तो बनेगी, और 3 कैटेगरी को हमने अलग से सेपरेट कर दिया, तो 100 में से कितने बचे 23, और 23 दोनों में पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विलेज हैज 64,000 inhabitants, the population increased by 25% per annum। 25% होता है 41/40, इसका रेशियो परसेंटेज टू रेशियो वैल्यू होती है इन 3 years, तो 64,000 इंटू 41/40 इन 3 years, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इंक्रीज करता है। ये तो कट ही गया क्योंकि ये इसी का ही क्यूब है, तो मेरा सीधा 41 का क्यूब आंसर आएगा। तो 41 का क्यूब मतलब कि लास्ट में सीधा दिख रहा है 1 होगा, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होंगे, हम 41 का क्यूब कर लेते हैं। वैसे 41 का क्यूब भी होता है सीधा, बाकी करके दिखा देता हूँ मैं किसी को, मतलब करना ही है 1 4 4 1 4 4 4 16 8 1681 इंटू 40 1681 32 6 4 24 27, यहीं से दिख रहा है 2 1 आ रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं। वैसे आपको 35 तक क्यूब्स याद होने ही चाहिए, कभी कभार ऊपर आ जाता है तो उतना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया में लगी गया ऐसे कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ फ्रेश fruit contains 68% of water and dry fruit contains only 20% of water, then how much dry fruits are there in 75 kgs of fresh fruit। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये समझ मतलब है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा इसको फर्स्ट टाइम कैच करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरा एक नॉर्मल फ्रूट है, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट ले लीजिए जिसमें वाटर होता है, तो उसमें 68% तो वाटर है और उसमें 32% हमारा फ्रूट का पल्प है, पल्प लिख लेते हैं, फ्रूट तो कंप्लीट हो गया। और जो मेरा ड्राई फ्रूट
ठीक है। तो मैं अगर इसका वाटर सुखा दूंगा तो मतलब वाटर ड्राई फ्रूट में क्या होता है, वाटर को काफ़ी हद तक सुखा दिया जाता है या फिर 0% कर दिया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर वाटर होता है, कुछ परसेंटेज वाटर होता है उसमें। तो मेरा वाटर का कंटेंट कम हो रहा है मेरे फ्रूट के अंदर। ही मेरा 100% एक फ्रूट है, मान लीजिए 100 ग्राम का फ्रूट है, उसमें इतना ग्राम वाटर है, इतना ग्राम मेरा उसका पल्प है। तो अगर मैं इसको कम कर दूंगा मेरा वाटर कम हो जाएगा। तो जैसे आप किशमिश को ले लीजिए, अंगूर पहले होता है उसमें कितना वाटर होता है, फिर कम हो गया, अब उसमें से मेरा पल्प थोड़ी कम होता है, वाटर तो कम होता है, तभी तो किशमिश बनती है। तो अब हम क्या करें, उसमें यहाँ पे दिया कि ड्राई फ्रूट में कितना वाटर होता है, मेरा जो ड्राई फ्रूट है इसकी परसेंटेज को अगर मैं लिखूँ, उसमें 20% वाटर है। अगर मेरा 100% ड्राई फ्रूट है उसमें 20% वाटर, पल्प कितना है 80%। ठीक है। मैं इसे यहाँ से रेशियो को कम कर लेता हूँ, 1:4। मेरा ये हो गया, इतना 1 यूनिट वाटर हो गया और पल्प कितना हो गया 4 यूनिट्स। तो मेरा पल्प तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा ना। तो मैं इसको कर लेता हूँ, पल्प को सेम कर लेता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो मेरा ड्राई फ्रूट की अंदर मेरा, अगर मैं लूँगा 100 ग्राम का, मैं एक फ्रेश फ्रूट लूँगा 100 ग्राम का, तो उसमें मेरा ड्राई फ्रूट कितना बनेगा 40 ग्राम। यहाँ से मेरे को ये पता लग गया मेरा, यहाँ से दिखा ना 8 ग्राम उसके अंदर वाटर रह जाएगा और 32 ग्राम उसके अंदर पल्प रह जाएगा, और 40 ग्राम का मेरा टोटल वो फ्रेश फ्रूट से, जो पहले 100% था, वो मेरा 40 ग्राम का ड्राई फ्रूट हो गया। तो उसमें से क्या पूछा, 75% का फ्रेश फ्रूट जो कि 100 की वैल्यू है, उसमें से मेरा कितना ड्राई फ्रूट बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 30 kg मेरा ड्राई फ्रूट बनेगा इसमें से। MP दिए हुए 180 है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 180, राधिका सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट, मतलब 5 से वो 4 का बेच रही है, एंड स्टिल गेन्स 25% डिस्काउंट। 25% का गेन ले रही है, मतलब 4 से वो 5 का बेच रही है। तो ये मेरा था CP, ये SP और ये मेरा MP। ये कितना हो गया, 5 5 25, 5 4 20 और 4 4 16। उसने मेरे से पूछा था कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो 180 का MP पता है मुझे 25 यूनिट्स है, और मुझसे पूछा CP, मैं 16 से कर लूँगा। ये हो जाएगा 590,1440 बाई में 5। ये हो गया, एक मिनट, ये सॉरी 90 नहीं होगा, ये 36 होगा। ये हो गया 72 इंटू 4, 144, 288 बाई 5। सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। 180 बाई में 25 इंटू 16, मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ क्यों, मैं कटिंग करने की बजाय। 16 0 16, 8 ज़ा 128, 16 1 ज़ा 16, और ये हो गया 28 बाई में 5, 25 बाई में 25। तो ये हो गया 125 और बचा 38, 1 1, ये दोनों नहीं होंगे, दोनों ऐसे हो सकते हैं 1 1, और ये कितना बचा 38 में से, ये जाएगा मेरा 5 पे, ये वाला आंसर हमारा। द इन्वेस्टेड मेड बाय ABC इन अ क्राफ्ट बिजनेस इज दिस, इनकी नेट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इफ ए इन्वेस्ट 7,000 मोर देन B एंड B इन्वेस्ट 5,000 मोर देन C, तो जो मेरा C होगा उसको C लेट कर लेते हैं, B C प्लस 5,000, और 1000 को मैं पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं बार बार इसको लिखता रहा हूँ। तो और A ने मेरा B से भी 7,000 फालतू किया है, तो मतलब इसमें 7 और ऐड हो जाएगा, मतलब ये मेरा A है, ये B है, और ये मेरा C तो है ही। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना था 3C प्लस 17 इक्वल टू, यहाँ से भी 3 0 काट दूंगा 47, और ये मेरा कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 10, इसमें से माइनस होकर 30 आ जाएगा और C मेरा आ जाएगा 10। तो मेरा C का वैल्यू 10 था, ये मेरा 15 और ये 22। उसने मेरे से पूछा था फाइंड द अमाउंट C गेट्स आउट ऑफ 47। यहाँ से जो मेरा 4700 है और C 10 दिया है, तो यहाँ से मेरा सीधे दिख रहा है 1000 है मेरा C का इन्वेस्टमेंट। 2000 is divided among ABC such that half of A's part A by 2 is equal to 1/3 of B's part। तो A by B क्या हो गया 2/3 and 1/3 B by 3 equal to C by 5। तो B equal to 3 और C equal to 5। तो यहाँ से मेरा ABC का क्या रेशो आ गया 2:3:5। व्हाट इज A's पार्ट। अब 2000 में 2 3 5 और 10, तो मुझे वैल्यू किसकी पूछनी है A की, इंटू 2 क्या हो गया मेरा 400। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 12% ऑन आर्टिकल। वैसे सीधे दिख रहा है कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इसके आसपास, और 15 ये 27 से कम ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, वैसे तो यही होगा, लेकिन करके दिखा देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई में 100। तो ये x प्लस वाई क्या हो गया 27 माइनस 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होगा
ये होगा 5 टू 30 और 180 अपॉन में 100 1.8, ये हो गया 25.2%। यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट दिख रहा था कि आएगा तो 27 के आसपास, लेकिन 27 से कम। तो यहाँ पे 3 था, ये 74 था, ये हो ही नहीं सकता। ये दो तो, और उनमें से ये वैसे ही नहीं होगा, इससे कम होना था, तो ये बचा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट टू 12,000 डबल इट्स सेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया 4% पर एनम से। देखिए क्वेश्चन वैसे तो इररिलेवेंट है, ये पेपर में नहीं आएगा ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये आंसर ही देख ली कैसे आए हुए हैं, ये इतने आए हुए हैं। अब मैं ऐसे करूँ तो ये हो जाएगा 2400, या तो ये सिंपल इंटरेस्ट में दिया, सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ था तो ऐसे हम कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया तो ऐसा पेपर में नहीं आएगा। अगर आ गया तो या तो 4 साल 3 साल मैक्स 5 साल, इससे ज़्यादा का नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, क्योंकि रूट करना पड़ेगा ना, तो हम इतने रूट थोड़ी कर पाएंगे वहाँ पे बिना कैलकुलेटर के, तो ये तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही रिलेवेंट है। वैसे मैं बता देता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और तो होगा कैसे हो। ये हो गया इसको, क्योंकि वगैरह डबल करना है, और ये कैसे होगा, 4% हो रखा है, 4% अपॉन में 100 रेस्ट पर एक्स। अब मैं 104 बाई में 100 करूँ तो कब जाके 2 आएगा कितने इसके पावर पे। अब यहाँ पे क्योंकि अगर जैसे होता 64 तो यहाँ पे होता मेरा 4, तो यहाँ से मेरे को पता लग जाता कि तो 3 आया, या फिर यहाँ पे कुछ और होता 256 होता, कुछ इस तरह का होता, तो हम इसे कर सकते थे 4 लेकिन क्योंकि इतना डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, या तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है पेपर में, इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं होगा बिना कैलकुलेटर के। या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा रूट्स की, बहुत हाई रूट्स तक किसी ने याद किया जो कि पॉसिबल नहीं है, या वैदिक मैथ से किसी तरीके से कर सकता है तो कर लेगा, पर नॉर्मली इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए पेपर में। Find the mother age. Find the mother age after 8 years if the ratio of the age of mother and son is 4:3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, तो प्रोडक्ट कितना होगा 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1200। ये क्या हो गया 12x² इज इक्वल टू 1200, x कितना आ गया मेरा 10, तो ये हो गया मेरा 40, ये हो गया मेरा 30। फाइंड द मदर की एज, ऑब्वियसली माँ अपने बेटे से तो बड़ी ही होगी, तो ये मदर की एज है उस 8 ईयर्स लेटर क्या होगा 48, 40 प्लस 8। A cyclist cycle non-stop from A to B, a distance of 14 km at a certain average speed. If his average speed is reduced by 1 km per hour, then he takes 1/3 hours more to cover the same distance. उसमें दो केसेस दिए हैं कि एक बंदा है वो 14 किलोमीटर आवर अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है, मतलब अगर वो अपनी स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर कम पे चलता है, तो वो अपनी नॉर्मल इस ये टाइम हो गया ना उसका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो कि उसने 1 किलोमीटर पर कम से चली है, इसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि बेस कम हो रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है अपनी नॉर्मल जो टाइमिंग थी उसकी, नॉर्मल स्पीड से चलने में कितना ले रहा है 1.3 आवर्स, क्योंकि आवर्स सारा किलोमीटर्स में और आवर्स में दिया हुआ है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना या तो आप इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनाओगे, आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है और टाइम पास करने पेपर में, तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम बचाना और इसे जल्दी जल्दी करना है तो आप इसको ऑप्शन की मदद से करिए और सोल्व करके देखिए आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो 7 ही करके देख लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए हमें। तो 14 बाई में 6, उसने पूछा ओरिजिनल एवरेज स्पीड मेरी एस थी, तो एस मेरा अगर 7 होगा तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, माइनस 14 बाई में 7, ये हो गया 2। तो ये कितना हुआ, इसको अगर मैं करूँ 14 माइनस 6 टू 12 बाई में 6, 2/6, ये 1/3 मेरा डायरेक्टली ही मेरा पहले क्वेश्चन ऑप्शन में ही आ गया वैसे तो, लेकिन करते भी ऐसे ही हैं कि जो हमें यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा हो उसका डिनोमिनेटर अगर उसका उसको काटने वाली वैल्यू कोई दिख रही हो तो सबसे पहले उसे ही पुट करते हैं, या उसको कोई फैक्टर दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 3550 is divided into x y z so that 3 times of x share is equal to 5 times of y share and 7 times of z share। तो जब इस तरीके से हमें वो दिया होता है तीन तीन वेरिएबल्स इक्वल कर रखे होते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं कितना, ताकि हम उनका रेशियो निकाल सकें। इसका एलसीएम क्या होगा 105, 105 ये हो गया 105 में ये 35, एक्स की वैल्यू 35 आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 7 1 की, और जेड की वैल्यू आ गई मेरी 5 की 15। ये मेरे एक्स में जेड के रेशियोज आ गए मेरे। तो मेरे से पूछा क्या है एक्स का शेयर पूछा है, एक्स मतलब कि ये एक्स का शेयर पूछा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा 7 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए जो मेरा आंसर आएगा। तो मैं बिना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करे ही करूँ, मतलब अगर मेरे को मिल जाता है तो सबसे पहले तो करूँ, ये सबसे पहले आउट हुआ है क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 14 और 3 ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि 7 55 नहीं आता, और ये हो सकता है, ये 5 में मल्टीपल है, तो मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, मैं कर ही लेता हूँ इसे। अगर मेरा सिंगल, अगर उनमें से कोई एक होता तो मैं डायरेक्टली मैं सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3550 बाई 15 60 50 और 21 71 इंटू 35, यहाँ से दिख रहा है ये 5 पे गया और ये होता है 1750, ये मेरा आंसर है।
A certain sum of money on certain annual rate of simple interest become इतना in 2 years and इतना in 3.1 years. Find the sum and the annual rate of interest. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ होने में मुझे टाइम कितना लगा? वन 1.5 साल लगा मुझे। तो मेरे 1.5 साल में इंटरेस्ट कितना बन गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 156 मेरा इंटरेस्ट बन गया 1.5 साल में। 1 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 2, ये हो गया मेरा 104। 1 साल में मेरा इंटरेस्ट इतना बना है, तो 2 साल में मेरा कितना होगा? क्योंकि दूसरे साल में मुझे दिया हुआ है ना अमाउंट, दूसरे साल का मुझे अमाउंट दिया हुआ है, और 2 साल का इंटरेस्ट अगर मैं इस अमाउंट में से माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 208। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 208 तो मेरा प्रिंसिपल कितना आएगा? 800 मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो 800 ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, ये और ये मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे ये परसेंटेज और निकालना है, मेरा इंटरेस्ट कितना होता है। तो मेरा प्रिंसिपल 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 104, और 800 मेरे प्रिंसिपल था। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1 और 24 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 10 men do a work in 15 days, 7 men and 3 women do the same work in 20 days. So 10 men can do a work in 15 days and 7 men plus 3 women can do the same work in 20 days. 3 4 30 और 28, 30 में से 28 गए, 2m is equal to 12 women, तो m is equal to 6 by 1, और ये मेरा मैन और women का रेशियो, एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया। तो अपना नेटवर्क नेट वो निकाल सकता हूँ। मेरा नेट वर्क कितना है? 10 इंटू 6 इंटू 15 मेरा नेट वर्क हो गया। और मेरे से पूछा गया द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, अ वुमेन पूछे, सिंगल वुमेन जिसकी एफिशिएंसी 1 है, तो कितना लेगी वो डेज? तो ये हो जाएंगे 1 वुमेन के डेज अपॉन में 1, तो हो जाएगा 9900। यहाँ पे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल